Hello guys, good morning. Today is 26th of April. In the last class we have completed with tissue culture. So today we'll be just focusing on the applications of tissue culture. Okay, and furthermore new topics like SCP and all. Okay, coming to the very first topic, that is application of tissue culture of 26th of April. Now, why are we studying applications? It's very important for us to identify and understand the technique like tissue culture we are studying. Is it important or not to our society? Okay, for this technique, for this, perspective, we need to study that its applications. Okay. So it's a technique which is used in forestry, agriculture, horticulture, genetic engineering, and physiology. Horticulture are the person who are basically rearing the plants. Okay, genetic engineering means it is a technique by which we can just engineer मतलब हम चेंज कर सकते हैं प्लांट्स का जेनेटिक कंटेंट, जिसकी वजह से प्लांट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यूज को हम बढ़ा सकते हैं. ओके, एंड फिजियोलॉजी इज टू स्टडी द physical structure of the plant or physical morphology, that is via sectioning and external appearances etc. Can be actually sectioning can be concluded or included in anatomy. Okay, whereas physiology involves the physical appearance, that is outer appearance of the plant. Okay, then different applications also include production of disease free plants. It's a very important application. Then haploid plantlet, haploid means which are having genetic material as if single. Okay, and plantlets का मीनिंग क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांट्स. डिफरेंस क्या है प्लांटलेट्स और प्लांट्स में? प्लांट मीन्स जो बहुत थोड़े बड़े होते हैं, बिगर वंस, whereas plantlets are those which are very small. Okay, very small plants which can be grown in small for example छोटे छोटे कंटेनर्स में हम उनको उगा सकते हैं. जैसे हम लोग गमले ना यूज़ करते हुए एक बहुत बड़ी रैक मिलती है, जैसे एग्स की रैक होती है ना, वैसे ही प्लांट्स उगाने के लिए छोटे छोटे जो पी प्लांट्स होते हैं इनके लिए रैक्स मिलती हैं. अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस करना चाहते हैं तो हम उन रैक्स में उनको उगा कर देख सकते हैं. तो वो जो उगते हैं छोटे से प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटलेट्स. ठीक है, प्लांटलेट्स मतलब छोटे प्लांट्स, इतना याद रखना है. माइक्रो प्रोपोगेशन आज हम देखेंगे. प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मीन्स मेटाबोलाइट का मीनिंग क्या है? जो ऐसा प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बना है. मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी का प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कलेक्टिवली इन्वॉल्व होता है. ये याद रखना है हमको, है ना, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया है. मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ओके, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई भी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, और एनाबॉलिज्म में कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है. अभी कोई भी चीज़ क्या है हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है ना. ऐसे ही कुछ भी हमारी बॉडी बनाती तोड़ती नहीं है, और अगर कुछ भी बन गया और टूट गया तो उसको एलिमिनेट भी कर देती है अगर वो हमारे काम का नहीं है. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट मीन्स जब मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्टेप होता है, तब भी कुछ चीज़ें निकलती हैं, वो भी हमारे लिए यूजफुल होती है, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इसके बारे में मैं आपको और डिटेलिंग करूंगी एक आध दिन में. प्रोटोप्लास्ट कल्चर मतलब जब हम प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट संभाल कर रखते हैं. व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. आपको ये याद रखना है. ठीक है, प्रोटोप्लास्ट इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. ऑलराइट बच्चे, तो आपको ये याद रखना है. हम क्या करते हैं? प्लांट का प्रोटोप्लास्ट संभाल के रखते हैं. अच्छा, क्यों संभाल के रखना जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई प्लांट्स मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी अच्छी अच्छी वैरायटीज खत्म हो जाए नेचर से. क्यों? क्योंकि अगर अच्छी वैरायटीज खत्म हो जाएंगी तो वी विल लूज गुड जीन्स, है ना. गुड जीन्स जो है वो जीन पूल से निकल जाएंगे. जीन पूल क्या है? जो हमारे पास जितना भी जीन्स है ना, आजू बाजू जितने भी प्लांट्स का, ये पूरा का पूरा प्लांट्स का, एनिमल्स का, ये है क्या? जीन पूल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे टाइप के जीन्स मिलते हैं. इसलिए हमने प्रोटोप्लास्ट को भी कल्चर करके रखना है, मतलब संभाल करके रखना है. क्यों? अगर ऐसे प्लांट्स खत्म हो गए जो रेयर हैं, हम उनको वापस उगा सकते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल किसी और प्लांट में इंट्रोड्यूस करके, क्रॉसिंग करवा करके, बहुत सारे मेथड्स है. बट हमारे पास जेनेटिक मटेरियल बेसिकली अवेलेबल होना चाहिए, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट क्या है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. देन कल्चर ऑफ रेयर प्लांट्स. रेयर प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो खत्म होने वाले हैं या फिर बहुत कम क्वांटिटीज में बचे हुए हैं. सोमा क्लोनल वेरिएशन. सोमा क्लोनल, सोमा मीन्स हम सोमैटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के नॉर्मल बॉडी सेल्स से डील करता है, मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स प्लांट्स के भी. क्लोनल मतलब उनके क्लोन्स करके हमें उनमें वेरिएशंस अगर लाने हैं. फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि प्लांट की जो लीव्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हों, ज़्यादा बड़ी होंगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा रेट पे होगा, ज़्यादा रेट पे होगा, बड़े बड़े फ्रूट्स मिलेंगे ग्लूकोज अक्यूमुलेशन की वजह से, काफ़ी अच्छा फ्रूट साइज मिलेगा. क्यों चाहते हैं हम ऐसा वेरिएशन लाना? क्योंकि हम लोगों को अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, अपीयरेंस से अच्छे होंगे, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी उनकी, है ना. इसीलिए हम उनके
सोमैटिक सेल्स का क्लोनिंग करते हैं, एक्सेसिव मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्लोन का मीनिंग क्या है? एक्स्ट्रा कॉपीज बनाना। क्लोन मीन्स क्या? आइडेंटिकल। हम अपने जैसा अगर आइडेंटिकल बना लें तो वो हमारा क्लोन होगा। बट क्लोनिंग अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है। क्यों बैंड है ये? क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे क्राइम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा क्लोन बनाया और वो क्लोन जाकर के किसी को मार के आएगा तो केस मेरे पे भी आ सकता है। ओके, सो ये क्लोन अलाउड नहीं है, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट। स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट मीन्स कैसा स्ट्रेस? एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशंस हो सकती हैं। अगर पानी नहीं मिल रहा है, एक्सेसिव वाटर स्कैसिटी है, एक्सेसिव धूप है, तो ये प्लांट सर्वाइव करने चाहिए। ठीक है बच्चे, आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। डिफिकल्टीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। सी, माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होता है ना, माइक्रो, इसको तोड़ो वर्ड को। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब हम माइक्रो लेवल पे प्लांट्स को प्रोपोगेट करते हैं। माइक्रो छोटे छोटे प्लांट्स उगा करके उनका प्रोपोगेशन करते हैं। प्रोपोगेशन मीन्स क्या? उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों करते हैं हम लोग? माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम किसी भी प्लांट को बड़े लेवल पे उगा नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वी नो द डिटेल्स ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? माइक्रो लेवल पे उसको ग्रो करेंगे। कोई भी चीज को हमें माइक्रो लेवल पे करना चाहिए जब तक हमें उसकी पूरी डिटेल्स ना हो, वरना काफ़ी सारे डिजीजेस फैल सकते हैं, काफ़ी सारी पूरी पूरी खेती खराब हो सकती है। अगर हमने इच्छा की कि हमारा सीड बहुत अच्छा है, हमने उसको कमर्शियलाइज नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, टेस्टिंग नहीं की और हमने उसको खेत में उगाना शुरू कर दिया लार्जर लेवल पे, तो ये हमारे खेत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो पूरे खेत में डिजीजेस भी फैला सकता है ना। इसीलिए उसको हमें पेटेंटिंग वगैरह करवाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो भी जब पेटेंट होने वाली होती है कोई चीज़, तो उसको बहुत सारे टेस्टिंग लेवल से जाना होता है, ठीक है। इसलिए हम माइक्रो लेवल पे इनको प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अच्छा, क्लोनल प्रोपोगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग स्मॉलर टाइम में लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बना सकते हैं। प्लांटलेट्स क्या है? छोटे छोटे प्लांट्स, लेकिन एक जैसे, सारे के सारे एक जैसे क्लोनल। क्यों? हम लोगों को एक जैसे काफ़ी सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। मतलब अगर वो प्लांट हमारे लिए अच्छा है तो हम उसके शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में मैनी कॉपीज ला सकते हैं। मैनी कॉपीज लाएंगे मतलब मैक्सिमम फ्रूट आउट प्रोडक्शन, है ना। अगर हमारा सक्सेसफुल एफर्ट रहा तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट इसको पहले हमें माइक्रो लेवल पे करके देखना होता है, ठीक है। अब हमने कल देखा था ऑर्गेनोजेनेसिस। व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? जब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस वाया शूट्स। शूट्स हमने देखी थी ऊपर, है ना। शूट सिस्टम आ रहा था, छोटी छोटी सी लीव्स आ रही थी और नीचे रूट्स आ रहे थे टिश्यू कल्चर में, है ना। अगर आपको याद नहीं है, एक बार आप वो डायग्राम देख लेंगे, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस वाया शूट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड फॉर रीजनरेशन ऑफ द प्लांट्स। मतलब हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस को यूज तो कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं? तो माइक्रो प्रोपोगेशन उनमें से एक टेक्निक है जिसको हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल लेवल पे। मतलब बेचने के लेवल पे हम पहले उसको छोटे लेवल पे करके देखेंगे, सक्सेसफुल एफर्ट रहा तो डेफिनेटली हम उसको बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस कहाँ पढ़ा हमने? टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में वैसे भी हमने छोटा ही प्लांट उगा करके देखा। जैसे ही हमारा सक्सेसफुल एफर्ट रहा, हमने उसको क्या किया? खेत में उगाने की कोशिश की। पहले हमने लेबोरेटरी में उगाया, ड्रास्टिक कंडीशंस दी उसको, उसके बाद एटमॉस्फेयर की, है ना। सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। पहले क्या किया हमने? लैब में उगाया उसको, धीरे धीरे हमने उसको बाहर निकाला लैब से और एटमॉस्फेयर में ग्रो करने की कोशिश की। मतलब पहले तो हमने कंट्रोल कंडीशन दी थी लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन लेटर ऑन हमने क्या किया? कंट्रोल कंडीशन से हटा करके अब एटमॉस्फेयर में दिया, देखा कि क्या प्लांट वैसे ग्रो हो सकता है एटमॉस्फेयर में। अगर एक्सट्रीम हार्श कंडीशन मिल रही है, एक्सट्रीम सनलाइट, वाटर स्कैसिटी, तो भी प्लांट ने अगर ग्रो किया, दैट मीन्स वो हमारा सक्सेसफुल एफर्ट है। और ये किसका पार्ट था? हमारे टिश्यू कल्चर का। अभी इसको क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि ये कमर्शियल मेथड है, आज भी इसको यूज किया जाता है प्लांट्स के रीजनरेशन में, और इसलिए हम इसको क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। मतलब इस मेथड में भी समवॉट ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोला हुआ है, ठीक है। बस बात क्या है कि यहाँ पर ना हम छोटे छोटे प्लांटलेट्स यूज करते हैं बनाने, सॉरी प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही हमारे एफर्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं देन वी कैन ग्रो इट ऑन अ लार्जर स्केल। मतलब हम फिर इस टेक्निक को भी कमर्शियल लेवल पे यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्लांट्स ग्रो करते हैं छोटे छोटे, दैट इज प्लांटलेट्स, और अगर वो सक्सेसफुली ग्रो हो रहे हैं उनको अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करके देखते हैं। अगर वो सक्सेसफुली ग्रो हो गए तो हमारे कम पैसों में हमें अच्छे प्लांट्स मिल रहे हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है।
देन ये प्रोसेस जो है इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट अब इस प्रोसेस को अभी भी यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल मीन्स लार्ज लेवल के प्रोडक्शन के लिए। हम कब प्रोडक्शन करेंगे लार्ज लेवल का? जब हमारे छोटे छोटे लेवल के प्रोडक्शन सक्सेसफुली हो चुके होंगे, है ना बच्चे। तो कमर्शियल प्रोडक्शन हम लोग लेटर ऑन करेंगे। ऑब्वियसली जब हमारे छोटे एफर्ट सक्सेसफुल होंगे तो डेफिनेटली हम बड़े बड़े एफर्ट्स की तरफ जाएंगे, दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल मीन्स जिसकी आज भी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, मतलब डेकोरेशंस में, है ना। हम लोग वेडिंग्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे का स्टेज, एंट्रेंस, ये सब किससे डेकोरेटेड होता है? ऑर्किड्स से। ऑर्किड्स क्या है? बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, है ना। इसके अलावा क्रिसेंथेमम, यूकेलिप्टस ऑयल तो हमारे सब मेहंदी में हम गर्ल्स लगाते ही हैं। आई होप दिस पार्ट इज वेरी ऑब्वियस। फ्रूट प्लांट्स लाइक बनाना, ग्रेप, सिट्रस, ये सारे इस टेक्निक से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद टेक्स्ट बुक को जरूर रेफर करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये है कि हम इसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। रैपिड मीन्स कम टाइम में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन विद इन द शॉर्टर पीरियड इन स्मॉल स्पेस, मतलब छोटी सी स्पेस में, छोटे टाइम में, कम टाइम में हम बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वही तो चाहते हैं ना कि हमारा खर्चा कम हो, हाँ, और हमें चीज़ अच्छी मिले, है ना। तो हम वही कर रहे हैं, स्मॉल प्लांटलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारे नंबर में, मतलब बहुत सारे बना रहे हैं, एक एक दो दो प्लेट्स बना दे रहे हैं पूरी की पूरी। प्लेट्स मीन्स जैसे एग्स का प्लेट मिलता है ना, भरा हुआ एग्स से, वैसे ही छोटे छोटे हम लोगों को ऐसे प्लेट्स मिलती हैं बड़ी बड़ी सी। उनके अंदर ना ऐसे खांचे बने हुए होते हैं छोटे छोटे से, और उनमें आप छोटे छोटे प्लांट्स की सीड्स डाल करके ग्रो कर सकते हो, जिससे आप प्लांटलेट्स का रिजल्ट देख सकते हो। और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली कमर्शियल लेवल पे ले जाना है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विद इन द स्मॉलर स्पेस, ठीक है। फिर कई सारे प्लांट्स को हम लोग थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि मैंगो हमको सिर्फ गर्मियों में मिलता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्लांट सिर्फ उसी सीजन के लिए ग्रो करता है। इसका मतलब अगर हम ये टेक्निक्स को यूज करके ऐसी कोई बेटर आउटपुट लाएं जिससे हम मैंगो को ऑल थ्रू आउट द सीजन ग्रो कर पाए, है ना। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे प्लांट्स जैसे हमारे पोटैटो हो गया, टमेटो हो गया, है ना, देन अनियन, ये सारी चीज़ें हमको ऑल थ्रू आउट द ईयर मिलती है। क्यों? क्योंकि ये टेक्निक्स, माइक्रो प्रोपोगेशन जैसी टेक्निक्स हम लोगों के लिए यूजफुल हैं। अगर ये टेक्निक्स नहीं होती तो हमारे लिए हर सीजन में पोटैटो, टमेटो, ये सारे वेजिटेबल्स को ऑब्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। लेकिन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो सक्सेसफुल रही हैं। और हम लोग इनको थ्रू आउट द ईयर कैसे ग्रो कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन, मतलब ये सीजन पे डिपेंड नहीं करता है, इंस्टेड आपने जो कंडीशंस दी है उस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आपको कंडीशंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हो उस प्लांट को ऑल थ्रू आउट द सीजन ग्रो करने में तो कंडीशंस आपको देनी पड़ेंगी। बिना कंडीशंस के आप प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते बच्चे, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर, ऑब्वियसली अब क्लोनल आया। क्लोनल वर्ड का मीनिंग क्या है? ये क्लोनल वर्ड आया था, हमने देखा था, है ना, ठीक है। क्लोनल प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या है? कि एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज। तो हमने वही बोला, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, और डिजायर्ड कैरेक्टर्स एंड डिजायर्ड सेक्स ऑफ सुपीरियर वैरायटी कैन बी ऑब्टेन एंड केप्ट कांस्टेंट फॉर जनरेशंस एंड जनरेशन। मतलब जिस प्लांट के जिस फीचर में हम इंटरेस्टेड हैं वो क्या है? डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर डिजायर्ड कैरेक्टर, जो हमें पसंद है, जो हम चाहते हैं कि आगे प्लांट में आए, वो है हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर, है ना। और डिजायर्ड सेक्स, जैसे हमने देखा था कि कल हमने एक फीमेल सेलेक्ट की थी जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स थे, और मेल सेलेक्ट किया था जिसमें बिल्कुल अच्छे फीचर्स नहीं थे। बट हमने उनका क्रॉस क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे कि फीमेल के सारे कैरेक्टर्स आए और फर्टिलाइजेशन हो, इसीलिए हमने मेल ऐसा सेलेक्ट किया। हम नहीं चाहते थे कुछ अच्छे अलग से और जीन्स इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि फीमेल में बहुत अच्छे जीन्स थे, तो हम चाहते थे सिर्फ पॉलिनेशन हो और या फिर फर्टिलाइजेशन हो और हम लोगों को आउटपुट मिले, जिसकी वजह से हमने अच्छा वाला मेल ना सिलेक्ट करते हुए एक नॉमिनल मेल लिया, नॉर्मल वाला मेल लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने डिजायर्ड सेक्स, मतलब जैसे कल हमने अच्छी फीमेल को स्टोर करके रखा था, उसको यूज किया। ऑफ सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर वैरायटी मीन्स जो बहुत अच्छी वैरायटी की है, अच्छे जीन्स हैं, इसको ऑब्टेन किया और हमने इसको कांस्टेंट रखा। फिर रेयर स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेयर मतलब जो बहुत कम मिलती हैं हमारे देश में, एंडेंजर्ड जो खत्म होने की वर्ज पर है, ठीक है। रेयर जो बहुत कम मिलती है, एंडेंजर्ड मीन्स जिनको अभी हमने संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि ये खत्म होने के वर्ज पर है, खत्म हो जाएंगे कभी भी, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट बहुत ज़्यादा से स्टोर्ड मिलता है जो एंडेंजर्ड होते हैं, एंड सच प्लांट्स कैन बी सेव्ड।
विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स, मतलब सोमैटिक हाइब्रिड्स को हम क्या बोलते हैं, साइब्रिड्स भी बोलते हैं, वी कैन ऑब्टेन अ न्यू वैरायटी इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम लोग शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर बच्चे। ओके, देन कमिंग टू पेज आई गेस 3। ओके, न्यू टॉपिक इज सिंगल सेल प्रोटीन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट अभी ये वाले बोर्ड्स में आया है ये क्वेश्चन एससीपी के ऊपर। आपको ध्यान देना है, एससीपी इज नथिंग बट सिंगल सेल प्रोटीन। मतलब हम छोटे लेवल पे हम लोग बहुत सारे प्रोटीनेशियस कंटेंट के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, क्यों ज़रूरी है ये सब करना? क्योंकि हमारे देश की आधे से ज़्यादा जनता माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मीन्स काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खाना, अच्छा डाइट इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे लोग माल न्यूट्रिशन होते हैं। और ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उनकी बच्चों में भी आता है, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि खुद भी अच्छा नहीं खाते, बच्चों को भी नहीं खिला पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बच्चों में डेफिशिएंसी होती है, डिजीजेस होते हैं लाइक क्वाशकोर, डाइजेशन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। ये सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, याद करो, ये पहले के टॉपिक से हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो single cell protein in 2050 world will be in the need of 1250 million tons of meat and dairy products to meet global demand और animal derived protein। मतलब जब 2050 की बात होगी तब हमारे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, 1250 मिलियन टन्स की मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी पर ईयर। बट ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उतना प्रोटीन कंटेंट हम लोगों को नहीं अवेल हो सकता ये सारी चीज़ों से। हाउएवर ये इंक्रीज करने के बाद भी नहीं हो सकता क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है ऑफ कन्वर्टिंग द फूड टू मीट एंड डेयरी प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस। मतलब ये मीट अगर खाया हमने और डेयरी प्रोडक्शन, तो भी इनका प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सर्टन सीरियल्स, पल्सेस। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है काफ़ी सारी पॉपुलेशन की डाइट में इसको इंक्लूड करना। और डिफ़िकल्ट इसीलिए भी है क्योंकि काफ़ी सारी पॉपुलेशन पुअर है। पुअर होने की वजह से वो अपनी डाइट में इस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते, वो लोग नॉर्मल खाना ही नहीं खरीद पाते हैं, तो वो मीट और ये सब क्या खरीदेंगे। ओके, मोरओवर ह्यूमन पॉपुलेशन इज अंडर डेवलप्ड एंड और डेवलपिंग इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। मैंने बार बार बताया बच्चे, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हम अलग अलग टेक्निक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि सस्ते में अच्छा क्या मिल सकता है ना। क्योंकि जो लोग गरीब हैं वो लोग महंगा फूड नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो लोग ऐसा क्या खाएं जिससे वो लोग माल न्यूट्रिशन जैसे डिसऑर्डर से सफ़र ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देश के माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको न्यूट्रिशनल डिजीजेस होते हैं, जैसे क्वाशकोर हमने पढ़ाया था आपको। क्वाशकोर आपको एक बार आपकी 11 की टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी है, आपको मिल जाएगा क्वाशकोर डिजीज। तो ये सारे डिजीजेस से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करनी है ताकि वो क्रॉप्स की वैरायटी को इम्प्रूव कर पाए। कन्वेंशनल मीन्स जो ऑलरेडी यूज़ में है टेक्निक, बहुत कॉमन मेथड जो रेगुलर डेज में यूज़ होती है, ठीक है। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जिससे जिससे क्रॉप्स इंप्रूव हो पाए। लेकिन फिर भी जिस क्रॉप में फर्टिलाइजर्स आए हैं, पेस्टिसाइड्स आए हैं, क्रॉप को इम्प्रूव किया है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं महंगा होगा, है ना। तो हम लोग ऐसी क्या टेक्निक यूज़ करें जो हमें थोड़े सस्ते और अच्छे प्लांट्स मिल पाए। तो नॉन कन्वेंशनल मतलब जो कॉमन नहीं है, नॉन कन्वेंशनल मीन्स वन विच इज़ नॉन कॉमन, रेगुलर बेसिस पे कॉमन नहीं है ये मेथड, ठीक है। तो उसमें से एससीपी एक मेथड है। एससीपी को हम क्या बोलते हैं, एससीपी स्टैंड्स फॉर सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है बच्चे। हम करते क्या हैं बेसिकली इस मेथड में, हम देखेंगे आगे। इट रेफर्स टू क्रूड एंड रिफाइंड एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर्स। मतलब हम क्या करते हैं, छोटे लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करके, माइक्रोब्स मीन्स क्या, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, क्योंकि ये सिंगल सेल की बात कर रहा है ना, और एक सिंगल सेल क्या होता है, छोटा ही होता है, दिखता नहीं है ना। तो हम अगर छोटे लेवल पे छोटे छोटे सेल्स को ग्रो करें ताकि हमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिले, हाई प्रोटीन कंटेंट मिले, वो होता है हमारा एससीपी। क्रूड मीन्स जब कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन का फॉर्म मिलता है, और रिफाइंड जिसको हम प्योरीफाई कर करके खाते हैं, दैट इज दोनों बातें हो सकती हैं सिंगल सेल प्रोटीन में। बट हम लोग क्या करते हैं, प्योर माइक्रोबियल कल्चर्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फ्रॉम डेड एंड ड्राइड सेल बायोमास, मतलब जो सड़े हुए खराब सेल्स हैं उनको यूज़ करके भी हम ये पूरे के पूरे एडिबल प्रोटीन्स अच्छे के अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है, बायोमास क्या होता है, जब हम वो मास को यूज कर रहे हैं, वो सेल्स को यूज कर रहे हैं, कौन से, डेड या फिर सूखे हुए, ड्राइड। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, फंजाई, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब जो भी है ना ऑर्गेनिजम्स, इनके पास हाई प्रोटीन कंटेंट होता है उनके खुद के बायोमास में। उनके बायोमास में मीन्स उनके खुद की प्रोडक्शन लेवल्स में, उनके खुद के वेट में। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं ना कि यीस्ट खाओ, ब्रेड इज गुड, है ना। क्यों? क्योंकि यीस्ट किस क्या करती है, ब्रेड को फर्मेंट करती है ना, अच्छा काफ़ी काफ़ी डब देती है, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि हाई प्रोटीन कंटेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, हम लोगों को याद रखना है। एंड दीज कैन बी ऑल्सो ग्रोन ऑन नॉन एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट्स, मतलब हम इसको मीन्स किसको, SCP को यूज़ कर सकते हैं और ग्रो करवा सकते हैं हल्के से सबस्ट्रेट्स पे। हल्के से सबस्ट्रेट्स मीन जो बिल्कुल भी खर्चीले नहीं हैं, सस्ते में जहाँ हो सकता है, सड़ा हुआ लकड़ा है उस पर ग्रो कर सकते हैं हम लोग, है ना। देन वुड शेविंग्स, वुड शेविंग क्या होता है, वो वुड्स जो हम लोग पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, कई बार हम देखते हैं ना काफ़ी सारी चीज़ें जो वुड पैकेजिंग में यूज़ होती हैं, वो वुड। देन सॉडस्ट, सॉडस्ट मीन्स जो जैसे हम लोग फर्नीचर बनवाते हैं तो वुड का जो फाइन पाउडर नहीं मिलता है, वो होता है सॉडस्ट। देन कॉर्न कप्स, कॉर्न कप्स क्या होता है, जब ये भुट्टे का जो बीच का बचा हुआ पार्ट नहीं होता है जिसके ऊपर सीड्स ग्रो करते हैं, अगर उसके ऊपर हमने ये चीज़ें ग्रो करना शुरू की, मतलब बची हुई सड़ी हुई सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक बेस। जैसे हम लोग पिज्ज़ा बनाते हैं तो पिज्ज़ा का बेस होता है और उसके ऊपर सारी टॉपिंग्स आती हैं, है ना, जिसके ऊपर हम सब रखते हैं बेस के ऊपर। तो सबस्ट्रेट क्या है, एक तरह का बेस है जिसके ऊपर हम सिंगल सेल प्रोटीन्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पैराफिन क्या होता है, ऑयल या फिर वैक्स होती है। एन अल्केन्स तो केमिकल कंपाउंड है। शुगर केन, मोलाजिस, मोलाजिस क्या होता है, ये मोलाजिस वो होता है जो शुगर से ब्राउन कलर का लिक्विड जूसेस मिलता है, या फिर शुगर केन जो सड़ा हुआ रहता है ना, उसमें से भी काफ़ी सारा मोलासिस मिलता है। ठीक है, सड़ा हुआ मीन्स जो ये ठेले वाले वापस ले जाते हैं ना गन्ने का जूस बेचने के बाद, वो मोलाजिस के लिए यूज होता है। इवन ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, मतलब देखो कितनी गंदी गंदी चीज़ों पर से हम लोग इतना हाई प्रोटीन कंटेंट वाला चीज़ जनरेट कर सकते हैं, है ना। इसीलिए ये मेथड बहुत सस्ता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली करते क्या है कि ये जो सिंगल सेल है इतना हाई वैल्यू ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये करते क्या है, एटमॉस्फेयर का कार्बन और नाइट्रोजन यूज करके कन्वर्ट क्या करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको हाई क्वालिटी प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, ये सिंगल सेल का जो भी कंटेंट था एटमॉस्फेरिक कार्बन और नाइट्रोजन को यूज करके हाई क्वालिटी प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या यूज हो सकते हैं, ये एज ए ह्यूमन सप्लीमेंट्स, मतलब ह्यूमंस जो अभी भी अफेक्टेड हैं, डाइटरी इश्यूज से सफर कर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन है, उन सबके डाइट का एज ए सप्लीमेंट्री फूड ऐड हो सकता है। सप्लीमेंट्री मतलब जो डाइट खा रहे हैं उसके साथ अगर हमने उनको ये एक्स्ट्रा में दिया तो इनका जो माल न्यूट्रिशन का डिसऑर्डर है ये क्योर हो सकता है कुछ हद तक। इन ह्यूमन एंड एनिमल फीड, मतलब ये इनके रेगुलर फीड्स में होना चाहिए। बिसाइड प्रोटीन, SCP इज रिच इन विटामिन, देन विटामिन B कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स, फैट्स। मतलब प्रोटीन्स के अलावा SCP विटामिन भी दे सकता है, विटामिन B दे सकता है, देन मिनरल्स दे सकता है, फैट्स भी दे सकता है। ठीक है, और जो हम लोगों को SCP से मिलता है फोडर, वो यूज हो सकता है फोडर एज फॉर काव्स। काव्स मीन्स गाय के बच्चे, है ना, काव्स छोटे छोटे, पिग्स, फिशेस, पोल्ट्री एंड कैटल फार्मिंग। मतलब ये इससे जो भी हमको सीड्स मिल रहे हैं वो हम लोग किसके किसके लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स के लिए भी, काव्स, पिग्स, फिशेस, पोल्ट्री, कैटल फार्मिंग। आपको ये सब ध्यान रखने हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस के अलावा ये किसके किसके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि सबको पता है SCP इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस, लेकिन एनिमल्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं ये पता नहीं है। तो आपको ये याद रखनी है चीजें, ठीक है। देन काफी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं इस टेक्निक में, हमने बोला ना कि माइक्रोब्स यूज होते हैं, तो कौन से यूज होते हैं, फंजाई लाइक एस्पेरेजिलस नीगर, ट्राइकोडर्मा विरिडी, देन यीस्ट लाइक सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ना हम लोग को कॉमन मिल जाती है बेकरी वालों के पास, ये भी मिलती है कैंडिडा यूटिलिस, लेकिन उनको नाम नहीं पता होता है, वो लोग सिर्फ यीस्ट के नाम से बेचते हैं, या फिर बेकर्स यीस्ट। एल्गी, स्पाइरुलिना एसपीपी, क्लोरेला पायरिनोडिजा, देन डोजा सॉरी, बैक्टीरियम, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रॉफस, बैसिलस, मेगास्टेरियम। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सारे नाम, लेकिन आपको एक एक नाम तो भी याद रखना है, और जिनको नीट करना है उनको सारे नाम याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे, एक दो बार दो तीन बार लिख के देखना है इनको, जब लिख के देखोगे तभी आएगा, ऐसे याद नहीं होगा, याद रखो ये बात को, ठीक है। अब आ जाओ इस मेथड की एडवांटेजेस पे, फिर हम लोग इस टॉपिक को स्टॉप करेंगे। एडवांटेजेस क्या है कि ये मेथड के पास हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, कम टाइम में फास्ट रेट पे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है।
और लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास कैन बी ऑब्टेन। ऑब्वियसली अब हम लोगों को कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। आउटपुट क्या है हमारा? बायोमास, बहुत सारी क्वांटिटी मिलेगी, है ना, तो दैट इज कॉल्ड इज बायोमास। फिर शॉर्टर ड्यूरेशन लिखा है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा हमको मिल सकता है, और हम वही चाहते हैं कि हमको कम टाइम में कोई भी चीज़ ज़्यादा मिले, अच्छी क्वांटिटी में मिले, न्यूट्रिटिव मिले, है ना। देन माइक्रोब्स कैन बी मॉडिफाइड जेनेटिकली टू वेरी अमाइनो एसिड। वेरी मीन्स अज्यूम करो एक हमने बनाया SCP से सेल, लेकिन उसमें ना एक प्रोटीन है जो अच्छा नहीं है और हम चाहते हैं उसकी जगह कुछ अच्छा प्रोटीन डालना। हम इस टेक्निक से अच्छे प्रोटीन्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छे अमाइनो एसिड, सॉरी एक प्रोटीन नहीं, अमाइनो एसिड याद रखना है आपको, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल। अज्यूम करो एक SCP से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें अच्छा अमाइनो एसिड एक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अमाइनो एसिड को वेरी कर सकते हैं। वेरी मीन्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक सीक्वेंसेस में कुछ वेरिएशंस लाकर। क्यों करना है? क्योंकि हम चाहते हैं ह्यूमंस को और एनिमल्स को सब अच्छा मिले, सस्ते में अच्छा मिले। तो सस्ते में अच्छा लाने के लिए हम लोगों को काफ़ी सारे जेनेटिक वेरिएशंस करने पड़ते हैं, और ये मेथड बहुत ही सस्ता है, इसीलिए इसको लार्जर लेवल पे यूज़ किया जाना चाहिए। और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है 43 to 85% W/W बेसिस पे। W/W मीन्स वेट अपॉन वेट बेसिस पे। Broad variety of raw materials including waste materials can be used as a substrate for SCP। काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चे मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सड़े हुए मटेरियल्स को, फॉर इंक्लूडिंग इट एज अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स जिसके ऊपर हम लोग इस SCP को ग्रो करेंगे, और ये हेल्प करता है काफ़ी सारे एयर पोल्यूटेंट्स को डिक्रीज करने में। ऑब्वियसली हमने देखा है फर्नीचर बनाते हैं तो जो भी मिट्टी, सॉरी लकड़ी रहती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, वो एक तरह का पोल्यूशन ही है ना। अगर हम उसको रिड्यूस करके SCP के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अगेन इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट, राइट। तो आपको ये याद रखना है, SCP सर्व्स एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स एंड क्रूड फाइबर्स। ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जहाँ जहाँ डाउट्स हो आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू बेटा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।